पिछले 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। नरसिंहपुर जिले की कृषि मंडी करेली आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती है। विगत 2 महीने से मंडी की कार्यविधि को लेकर मीडिया की सुर्खियों में नजर आ रही है। नरसिंहपुर एसडीएम राजेश शाह ने लगातार कृषि मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं की मीडिया की खबर को देखा और व्यक्तियों की शिकायतें उन तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल ही करेली तहसीलदार लाल साहब जगत को मंडी प्रबंधक पर जांच के आदेश दे दिए। तहसीलदार ने 28 जनवरी 2022 को मंडी में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो पाया कि यहाँ पर जो अव्यवस्था अनियमितता चरम सीमा के बाहर है। जिस तरह की कृषि मंडी की खबर मीडिया में आ रही है वह सच साबित हो रही है। करेली मंडी में व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। विगत दिनों बिना एनओसी के वाहन मंडी बिना टैक्स चुकाकर मंडी प्रांगण से बाहर होने की मीडिया की सुर्खियों में रहा। मंडी की लगातार मीडिया में खबरें आने पर मंडी प्रशासन ने अव्यवस्थाओं के घेरे में दिखाई पड़ रहा है। मंडी के सचिव हो या निरीक्षक हो या मंडी के अन्य कर्मचारी, सब पर मीडिया सवाल उठा रही है। किसानों और व्यापारियों ने कहा है मंडी सचिव से लेकर निरीक्षक और मंडी का अधिकतर अमले को बदलना होगा, तब मंडी की व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। सर, आज आप मंडी आए, क्या शिकायतें थी और क्या समाधान किया गया? मंडी में कुछ समस्याओं को लेकर व्यापारियों ने ये कहा था कि हमारी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मेरी बात 26 जनवरी को भी हुई थी उनसे, कल भी हुई और आज भी हुई, और हमने और सचिव साहब ने मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया और हमारी मंडी सुचारू संचालित है। सर, आए दिन मंडी सचिव और लगभग प्रबंधन की खबरें छप रही हैं। अब देखते हैं, सॉर्ट आउट करवाते हैं, कोई दिक्कत होगी तो सॉर्ट आउट करें। जी सर। प्रदेश सरकार द्वारा सीधी जिले को लगातार भवन की सौगात दी जा रही है। वहीं भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग सीधी के देखरेख में ठेकेदार द्वारा किया जाता है, किंतु लोक निर्माण विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से व गुणवत्ताहीन कार्य किए जाते हैं। साथ ही निर्माण अवधि के पूर्ण होने के वर्ष बाद भी भवन निर्मित नहीं हो पाते, जिससे नव भवन की प्रतीक्षा में लोग पुराने व जर्जर भवन के कारण परेशान रहते हैं। जब लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी से बात की जाती है तो वे ठेकेदार की लापरवाही पर कहते हैं कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड रहेगा। वहीं विभाग कहता है कि ठेकेदार ने मुझसे वादा किया कि जल्द काम पूरा करेगा। सीधी जिले में दौरे में आई प्रभारी मंत्री मीना सिंह से लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैंने बैठक ली थी एवं बैठक में निर्देश दिए जो भी निर्माण शुरू नहीं हुए हैं उसे शुरू करें और जो पूर्ण नहीं है उसे पूर्ण कराएं। बहरहाल, क्या अब लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों से वादे की शर्त में काम करवाएगा? क्या नियम व शर्त केवल कागजों में रह जाएंगे? संरक्षण होता है, किंतु पीआईयू विभाग की मेहरबानी के तहत कई ठेकेदार ऐसे हैं जो समय निकलने के बाद भी आज भवन तैयार नहीं। क्या कहिए आप? नहीं, आज ही हमने इसके कोरोना के साथ साथ हमने पीडब्ल्यूडी की भी समीक्षा की हुई है और जो भवन हमारे अधूरे पड़े हुए हैं या जिनका काम शुरू नहीं हुआ तत्काल शुरू करने के हमने निर्देश भी दिए हैं और जो अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए भी मेरे तरफ से बोला गया है। मेरा अंतिम सवाल मैम, सीधी जिले में ऐसे कई शासकीय भवन हैं जिनमें ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि के बाद भी काम पूर्ण नहीं किया गया है। कई वर्ष हो गए हैं, जहाँ की पुराने भवन जो जर्जर हो चुके हैं, जैसे खुर्द विद्यालय है, उसके लिए पीआईयू जो है लगातार उन पे कृपा दृष्टि क्यों बना के रखा हुआ है? पीआईयू किसी के ऊपर कृपा दृष्टि नहीं बनाती है, सबके ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं। उनको ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। अब चूँकि वो टेंडर है, काम को पूरा कराना है, उनको इस फरवरी माह में वो काम पूरा करके दे देंगे। उनको ब्लैक लिस्ट, ऐसे ठेकेदारों को जितने भी सबको ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। जितने भी लेट हैं, 4 साल 3 साल जिनके लेट हैं, सबको एक बार ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। शासन निगरानी नहीं होती है। कई बार शिकायतें हुई है कार्य पे, गड़बड़ तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनमें गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं। कोई काम नहीं है जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं। गुणवत्ताहीन काम नहीं है, सब बड़े अच्छे से काम होगा। निरीक्षण उनके हो रहे हैं, हमारे यहाँ कंसल्टेंट लगे हुए हैं सबके निरीक्षण करने के, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कब तक तैयार होकर पाएगा खुर्द विद्यालय का जो भवन है? उन्होंने फरवरी उन्होंने वादा किया है, अंत कितना भी लेट करेंगे मार्च में उनको बिल्डिंग देना ही देना है। और उनकी इसी शर्त पर ब्लैक लिस्ट का शर्त ही उनकी है कि जब तक ये बिल्डिंग हमको पूरा करके नहीं देंगे उनको ब्लैक लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा, अलग टेंडर वो डाल ही नहीं सकते। क्या अब पीआईयू विभाग जो है वादे पे काम करेगा?
बात है वो तो सब नियम अनुसार काम होते हैं, जो शासन के नियम है, कॉन्ट्रैक्ट के नियम, उनके हिसाब से काम। क्योंकि अभी आपने कहा कि वादा किया उन्होंने, नहीं, ठेकेदार ने वादा किया हुआ है, लेकिन ठेकेदार को जो ब्लैक लिस्ट किया गया उसमें ये पॉइंट दिया गया है कि इनको ये पूरा करके देना ही है, तब तक वो ब्लैक लिस्टेड रहे आएंगे ही। जबलपुर में एक दिवसीय जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता संपन्न हुई। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला जूडो संघ के अध्यक्ष रवि गुप्ता ने बताया कि गत दिवस मंसूरी एजुकेशन सोसाइटी गोहलपुर में आयोजित एक दिवसीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन लखन घनगोरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश शासन व विधायक पूर्व क्षेत्र के मुख्य अतिथि एवं विनय सक्सेना, विधायक उत्तर मध्य क्षेत्र की अध्यक्षता में तथा जगत बहादुर अन्नू, शाला प्राचार्य नाजिम तबस्सुम के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक उत्तर मध्य क्षेत्र विनय सक्सेना ने आयोजकों एवं जूडो खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे बहुत से खेल खेले जाते हैं, लेकिन जूडो एक ऐसा आत्मरक्षक खेल है जो भविष्य में लड़कियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिला जूडो संघ के सचिव व जूडो कोच आबिद हुसैन खान ने बताया कि उक्त स्पर्धा में सब जूनियर व सीनियर वर्ग के विभिन्न आयु एवं भार में आयोजित की गई, जिनके आगामी दिनों में इंदौर में आयोजित राज्य सीनियर जूडो चयन स्पर्धा जिला सीनियर दल का गठन भी किया गया। काफी बच्चे पार्टिसिपेट किए, क्या बताना? डिस्ट्रिक्ट जूडो चैंपियनशिप के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा है। एक तो व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, जैसा नेशनल लेवल जितना बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, उतना ही लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है, देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा होता है कि लड़कियों को नहीं लगता है, परंतु यहाँ देखकर इस बात का एहसास हुआ कि जागृति आ चुकी है, लड़की हूँ लड़ सकती है, ये बात पूरे देश में प्रचारित हो चुकी है। आगे आकर ऐसे जूडो फाइट और सारी चीज़ें अपनी आत्मरक्षा रक्षा के लिए बना रहे हैं। बेहतरीन आयोजन, आगे सबको बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। खेल अगर ऐसे शहर में होंगे तो माहौल अच्छा होगा, बच्चे अपना नाम रोशन करते हैं, बच्चों का नाम रोशन करते हैं, जबलपुर शहर का नाम रोशन करते हैं। कई बार कमियों के कारण बच्चे जितना खेल सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन आप सबसे बात की है, प्रयास आगे रहे, हम लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं बेहतर से आप में से कोई ना कोई बच्चे चैंपियनशिप कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करके आओ, फिर हम लोग आपको स्टेशन लेने आएंगे। के द्वारा आप देख रहे हैं कि बच्चों को जिनका बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे इनके द्वारा किया जा रहा है, और सभी बच्चों को मैंने शुभकामनाएं दी हैं। जहाँ एक और जूडो इन खास तौर से बच्चियों के लिए भविष्य में खुद की सुरक्षा के लिए काम आने वाला है, बल्कि बच्चों को भी जो यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है जूडो, वो अपने आप परफेक्शन के हिसाब से दी जा रही है। मैंने इनसे इनके अच्छे भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि ये बच्चे आने वाले भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करें, देश का नाम रोशन करें और देश का गौरव बढ़ाएं। ऐसा सब बच्चों के लिए कहाँ से बच्चे आते हैं खेलने के लिए? कितने दिवसीय टूर्नामेंट रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जो हमारे पूरे जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन हुआ है और लगभग 60 से 70 टीम्स जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग वजन ग्रुप में और एज ग्रुप में इनका कंपटीशन आज कराया गया है। और ये कंपटीशन से जो बच्चे हम सिलेक्ट करेंगे आने वाले समय में हमारा जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम होगा ये उसकी तैयारी के रूप में है। उस तैयारी के साथ साथ उन बच्चों को हम और मेहनत कराएं और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के जो हमारे इवेंट्स हैं उन इवेंट्स में इन बच्चों को हम तैयार करके भेजें, वहाँ से ये मेडल जीत करके लाएँ, इस क्षेत्र का अपना और हमारे जबलपुर का नाम वो ऊंचा कर सकें, यही हमारा प्रयास है। ये कितना दिवसीय था? 1 दिवसीय तो 2 दिवसीय? ये आज इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट आपके चैंपियनशिप है ये 1 दिवसीय कार्यक्रम था, मगर स्टेट लेवल का कार्यक्रम हमारा 2 दिवसीय। सर अपना परिचय देंगे सर? मैं रवि गुप्ता, अध्यक्ष जिला जूडो एसोसिएशन। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हरीश लोधी और भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह और बसपा प्रत्याशी केपी सिंह ने अपने समर्थकों के साथ विधानसभा डिबाई के दर्जनों गांवों में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क तेज कर दिया है। बुलंदशहर जिले की डिबाई विधानसभा सीट पर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह लगी हुई है। डिबाई विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हरीश लोधी की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है
और वहीं सिटिंग विधायक अनीता लोधी की टिकट कटने के बाद भाजपा ने सीपी सिंह को टिकट देकर जो भरोसा सीपी सिंह पर जताया है, इसलिए सीपी सिंह के लिए भी यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बसपा प्रत्याशी केपी सिंह भी पहले भी निर्दलीय चुनाव मैदान में आकर परिणाम को विपरीत दिशा में मोड़कर अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन अब की बार केपी सिंह बसपा पार्टी से मैदान में हैं, इसलिए केपी सिंह को हल्के में लेना भी एक गलती साबित हो सकती है। इसलिए तीनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए जातीय समीकरण साध कर अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब के चुनाव में एक खास बात और देखने को मिली, क्योंकि अब की बार विधानसभा के चुनाव में तीनों ही प्रत्याशी डिबाई विधानसभा क्षेत्र के ही निवासी है। कोई भी प्रत्याशी पैराशूट से नहीं उतारा गया है, जो चुनाव जीतकर क्षेत्र से ही उड़न छू हो जाते हैं। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि डिबाई क्षेत्र की जनता आने वाली 10 तारीख को किसके सहरे पर बांधेगी ताज। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रार्थी परमेश्वर पंडो निवासी सरिस्ताल थाना मनेन्द्रगढ़ आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 27/1/22 को उसे सूचना मिली कि फुलबाई घर में मृत अवस्था में पड़ी है। उक्त सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को अवगत करवाया गया तथा उनके निर्देश पर थाना मनेन्द्रगढ़ टीम घटनास्थल ग्राम सरिस्ताल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल मृतिका का घर था। शव का बारीकी से निरीक्षण किया गया, जिसके सिर, कान, नाक, आंख पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट के आधार पर थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 26/22 धारा 302 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण परिस्थिति से पुलिस अधीक्षक कोरिया प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ राकेश कुमार कुर्रे को अवगत करवाए गए एवं उनके दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतिका के पति सोमार साय पंडो, पिता चेतु पंडो उम्र 35 वर्ष से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि दिनांक 26/1/22 को दोनों पति पत्नी शराब का सेवन किए थे। रात्रि 9 बजे पति पत्नी में विवाद हुआ था, तब मैंने टांगी बेल्ट से फुलबाई के साथ मारपीट किया। दिनांक 27/1/22 को रात 3 बजे घर के किचन रूम में फुलबाई सोई थी, उसे उठाने से नहीं उठी। मृतिका फुलबाई की मृत्यु हो चुकी थी। अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक प्रार्थी परमेश्वर पांडो के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि फुलबाई को उसका पति हत्या कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 26/22 धारा 302 ताजीरात पंजीबद्ध कर आरोपी मृतिका के पति सोमार साय से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया, जिससे गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। सीधी जिले के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की नवनिर्मित प्रयोगशाला का उद्घाटन सीधी विधानसभा के विधायक केदारनाथ शुक्ला द्वारा किया गया। प्रयोगशाला 79 लाख की लागत से बनकर तैयार हुई। कार्यक्रम में विधायक द्वारा फीता काटकर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया एवं मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि जब हक नहीं मिलता था तब किसी के मांगने की हिम्मत नहीं थी, अब मिलने लगा तो सब कुछ मांग रहे हैं और जो मांगते थे सब मिलता है। सीधी में कई शिक्षा मंत्री हुए, शिक्षा विभाग दिल्ली से लेकर भोपाल तक सीधी वालों के कब्जे में रहा, लेकिन सीधी वालों को और सीधी के बच्चों को शिक्षा के नाम पर ठेंगा मिला। तुम लोग जानते हो क्या मैं विधायक केवल बच्चों के दम पर हूँ? मैं हायर सेकेंडरी से ही इस बात के लिए लड़ता था
उस समय से नेताओं से ही हमारे यहाँ हमारी हायर सेकेंडरी अच्छी बनवा दो, हमारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी अच्छा करवा दो, कॉलेज अच्छा बनवा दो, हमारे यहाँ MA MSc की क्लासें खोल दो, यहाँ केवल BA लगता है यहाँ, और बाद में खुला तो BSc और BSc में भी केवल बायोलॉजी ग्रुप, और उसमें भी हमारी कन्या विद्यालय में अभी तक बायोलॉजी ग्रुप का लैब नहीं था, जो अब बन गया है। लेकिन अब यहाँ कॉलेज भी खुलवा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा रहे हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेज खुलवा दिया, ITI कॉलेज तक नहीं था। यहाँ ITI कॉलेज का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था और आज भी वो भी संचालित है। आपके विद्यालय के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य को मैं लैपटॉप के लिए 80,000 रुपये दे रहा हूँ, जिसमें ऑनलाइन का काम आसानी से हो सके। विद्यालय के लैब का लोकार्पण हुआ है जो 79 लाख रुपए में बना है, 79 लाख रुपए में बना है। और यहाँ घोषणा मैंने किया था 5,34,000 का वोकेशनल लैब बनाने का, वो भी बन के तैयार हो गया है। वो लोकार्पण के पहले ही आज ही उसका लोकार्पण मान लीजिए। वोकेशनल लैब के लिए IT लैब तैयार हो गया, ब्यूटी वेलनेस लैब तैयार हो गया। तो 5,34,000 ये और 79 लाख वो, इस तरह से लगभग 85 लाख रुपए का ये काम कंप्लीट हुआ। हम इसको CM राइज स्कूल में तब्दील करवा चुके हैं। CM राइज स्कूल के लिए 48 करोड़ का मांग पत्र हमारी ओर से गया है। 12 करोड़ रुपए हमको अप्रैल तक में एक किस्त मिल जाएगी, स्वीकृत भी हो गया है 48 करोड़। और प्राचार्य जी को और वाइस प्राचार्य को लैपटॉप दिया है 40,000 रुपये का, 80,000 रुपये दिया है। और इसी तरह से उत्कृष्ट विद्यालय के लिए 1 करोड़ रुपया और मॉडल स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपया इस तरह से स्वीकृत हुए हैं। सीधी में 3 करोड़ रुपए लागत के 2 बड़े हॉस्टल बन रहे हैं। इस तरह से शिक्षा का स्तर उठाने के लिए जितना संभव प्रयास हो रहा है वो हो रहा है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की भूमि बहुत कुछ दबी हुई है, उसका सीमांकन करा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को सौंप देना, ये हमारा लक्ष्य है। जबलपुर राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जबलपुर मुस्लिम लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बड़ी ओमती चौक में ध्वजारोहण किया गया। कार्यालय प्रभारी एड मासूम खान ने बताया कि सोसाइटी द्वारा प्रातः 10:45 पर झंडा वंदन किया गया और राष्ट्रीय गीतों भाषणों की प्रस्तुति हुई। इसके पश्चात बुजुर्गों एवं कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स बनकर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों, पत्रकारों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसमें न्यूज़ 24 एक्सप्रेस स्टेट हेड जुबैर शेख का भी सम्मान किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन डॉक्टर आदिल फरहान खान एवं आभार प्रदर्शन शफी खान ने किया। जिसके अध्यक्ष सलीम खान साहब हैं और जिसके रहनुमा सरपरस्त मासूम खान साहब हैं और भी जो उनकी टीम है, उनके द्वारा 26 जनवरी का आयोजन किया गया है। ये सब इस मंच से हम सब पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस कार्यक्रम में जो समाज सेविक थे उनको ऑनर दिया गया, उनको पत्र दिया गया उनके द्वारा किए गए कार्यों, और स्पेशली जो कोविड वॉरियर्स थे जिन्होंने आम जन की अपना तन मन धन निछावर करके बहुत मुश्किल वक्त में लोगों के घर पहुंचाई मदद, उसको उनका भी सराहा गया इस कमेटी के द्वारा। और जो न्यूज़ मीडिया ने जो इस हालात में 2 साल से चल रहा है कोविड की वजह से, उसको कवरेज दिया और भाईचारे की बुनियाद को मजबूत किया। उन सभी लोगों को यहाँ से इस स्टेज से स्वागत यानी इस्तकबाल किया गया और सर्टिफिकेट इशू किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल तारकेश्वर शाह खुसरो कमल अग्रवाल ने ली बैठक। देखा जाए तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जहां कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी थी। वहीं सभी की बातों को श्री खुसरो ने सुना और सभी की नाराज़गी को दूर किया। वहीं देखा जाए तो 2018 में जोगी कांग्रेस से खैरागढ़ विधानसभा चुनाव देवराज सिंह जी जीते थे। अब देवराज सिंह नहीं रहे, कांग्रेस के गिरवर जंघेल तीसरे नंबर पर रहे। शायद ये कार्यकर्ताओं की नाराज़गी का नतीजा था। खुसरो ने कहा कि आप सभी की बातों को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के सामने रखूंगा और मरकाम जी को सलेवारा आने के लिए भी बोला जाएगा, जो आप सभी से बात करें और आप सभी कार्यकर्ताओं की परेशानी को समझें। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमल अग्रवाल, शेर सिंह मेरावी, गंगूराम मेरावी, रोहित कुमार पुलत्स, तहमीद खान समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सर बताइएगा, आज सालेवारा में वांचल क्षेत्र है, यहाँ पे आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक रखा है, तो क्या विषय लेके है? वनांचल क्षेत्र सालेवारा में कार्यकर्ताओं की आज हम बैठक लेने के लिए आए हैं। बैठक इस विषय को लेकर है कि संगठनात्मक ढांचा जो है उसमें हम मजबूती कैसे प्रदान करें, और मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं का एक बैठक होना और समन्वय बना के एक विचार गोष्ठी रखकर हम पार्टी को कैसे मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। पिछले संपन्न विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति कमजोर रही है, हम उसमें आने वाले उपचुनाव में अपनी संगठनात्मक ढांचा को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में आज उपस्थित हैं। सर बताइएगा, जो पिछली बार कांग्रेस के चुनाव में यहाँ कांग्रेस बहुत पीछे थी, वो तीसरे पोजीशन में थी, उसकी खास वजह क्या थी? ये आज मैंने देखा यहाँ के कार्यकर्ता की नाराजगियाँ पार्टी से, उसकी खास वजह। ये विषय गंभीर है और इसी का हम खमियाजा भोगे हैं कि 2018 के संपन्न विधानसभा में कांग्रेस की जो स्थिति कमजोर बनी, उसके पीछे कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय नहीं होना, संगठनात्मक दिशा निर्देश की कमी होना और वनांचल इस क्षेत्र की दूरी अधिक होने के कारण से यहाँ पे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं यहाँ पहुँच नहीं पाते, और पहुँचना नहीं पाने के कारण से जो आपस में इनका मन मुटाव है, उस मन मुटाव को दूर करने के लिए हम पहले से पूर्व तैयारी करने के लिए इकट्ठा हुए। क्या बड़े किसी नेता को, जैसे आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या जी निकट भविष्य में हम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं माननीय मनमोहन मरकाम जी को आज की इस बैठक में हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मरकाम जी को यहाँ सालेवारा अंचल में उनका दौरा कार्यक्रम आने वाला समय में निश्चित करेंगे, और निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा बढ़ाने का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल होंगे। थैंक यू सर। कमल अग्रवाल जी, वनांचल में आप बहुत पुराने नेता हैं, आगे बहुत सीनियर है कांग्रेस के अंदर, क्या वजह है ऐसी कि जो 2018 का जो चुनाव हुआ उसमें आपके कांग्रेस का कैंडिडेट इस विधानसभा में बहुत पीछे था, तीसरे नंबर पर थी? क्या कार्यकर्ताओं ने मेहनत उनके लिए नहीं किया, या कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से नाराज थे? ऐसा नहीं है, प्रचार अच्छा हुआ है, प्रयास भी अच्छा किया गया है। कुछ कारण थे जिसके कारण ग्रामीण जनताओं के मन में किसी दूसरे प्रत्याशी के मन के प्रति रुझान था और उन्होंने उसमें वोट दिया। अभी तो आपके सामने आपके ही कार्यकर्ता लोग, खासतौर से आपके ब्लॉक अध्यक्ष की मैंने नाराजगी देखी, उन्होंने बहुत कुछ कहा, यह आप लोगों के सामने की बात है, तो इनकी नाराजगी कैसे दूर होगी और कैसे आप कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत करेंगे? हकीकत यह है कि हम वनांचल क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये ब्लॉक कांग्रेस से बहुत दूर है, ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से, जिसकी दूरी 60-70 किलोमीटर है। हर समय वहाँ की किसी कार्यक्रम आयोजन की जानकारी नहीं हो पाती, या यहाँ के क्षेत्र के लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते, जिससे किसी प्रकार का पार्टी के हित में जो कार्य है और उसका जो दिशा निर्देश है वो मिल नहीं पाता है। इसके कारण भी कुछ प्रचार प्रसार में या कार्यक्रम में कमी रहती है, और अगर प्रमुख रूप से इस क्षेत्र को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है तो एक अलग ही से रुझान आएगा और अच्छे सफल कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज चूंकि आप गंडई के राजा साहब लाल टिकरत शाह खुसरो के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मैं ये कहूँगा कि आप अपने दोनों कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेताओं में आप लोग की गिनती है कि किसी भी तरह से कैंडिडेट को जिताने में सक्षम हो आप लोग? बिल्कुल सक्षम हैं, और पहले पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उन सारे चुनाव से एक अच्छा रिजल्ट देंगे, और भारी बहुमत से जो भी विधानसभा में प्रत्याशी बन के आएंगे उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू सर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।